जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंपलसरी पेपर फॉर ऑल स्टूडेंट होता है वो करवा रहे हैं। और उसमें देखिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हीं को कर रहे हैं। और उसका 7 पार्ट ये है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, 6 या 7 पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसे संस्थानों का चयन कीजिए जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। तो हमें ये इसमें से चयन करना है जिन्हें यूजीसी का जो अधिनियम 1956 है उसके अनुसार ऐसे इंस्टीट्यूट कौन से हैं जिन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया, वो डिग्री नहीं दे सकते हैं। उसमें भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान, मानित विश्वविद्यालय, संगठक कॉलेज, संबंधित कॉलेज कौन से हैं। तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सही विकल्प होगा डी यानी ए सही है, ए के साथ सी भी सही है और डी भी सही है। देखिए ये यूजीसी के द्वारा कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय, मानदंडों के निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करता है। यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी गई है। वो है भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन कोई संस्थापित संस्थान हो, दूसरा संगठक कॉलेज हो, तीसरा संबद्ध कॉलेज हो। इन्हें डिग्री देने के लिए नहीं मान्यता दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी। स्वतंत्रता के बाद की बात नहीं है, स्वतंत्रता से पहले की बात है कि स्वतंत्रता से पहले काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कि विश्वविद्यालय का शिक्षा आयोग उसको गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी। तो वो थे लॉर्ड कर्जन। भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1902 में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जो 1904 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठित किए गए कुछ अन्य आयोग निम्नलिखित हैं। वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी में बड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल योजना का गठन हुआ। और वर्ष 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई। भूमिकर को और अधिक उदार बनाने हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 जनवरी 1902 में भूमि प्रस्ताव लाया गया। वर्ष 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पेश हुआ, जिसमें कम ब्याज दर पर उधार की व्यवस्था की गई। वर्ष 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। सबसे बड़ी घटना वर्ष 1905 में हुई, जब इनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर तर्क कहा गया। अभिकथन ए में भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सांविधिक निकायों की स्थापना की है। दूसरा तर्क कह रहा है कि भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। पहला कोटेशन, ये पहला कहा गया कथन कि भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सांविधिक निकायों की स्थापना की, क्वालिटी मेंटेन इसके लिए सांविधिक निकाय की स्थापना की। दूसरा कि भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ये दोनों ही कथन अपने आप में अलग अलग है, एक है भी नहीं। और जो पहला अगर देखें इसका, तो प्रश्नगत अभिकथन भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सांविधिक निकायों की स्थापना की, ये सही है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ऐसी ही एक सांविधिक निकाय का ही एग्जाम्पल है, जिसकी स्थापना औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में हुआ। दिए गए तर्क, भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं और निश्चित ही ऐसे संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यूजीसी जैसे अन्य सांविधिक निकायों की ही आवश्यकता हुई है। तो ये दोनों ही सही है। और तर्क अभिकथन ए इसकी सही व्याख्या करा, यानी पहले ये बताया गया कि क्वालिटी मेंटेन नहीं रहता तो उसके लिए वो यूजीसी जैसी सांविधिक निकाय गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया। और जहाँ भी अच्छे से एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है तो ये पावर यूजीसी के पास है कि वो मानकों को तय करे कि किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन सब जगह पे दिया जाए।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित हासिल करना। क्या चाहता है यह हासिल करना? समानता, 50% GER, उत्कृष्टता और पहुंच। तो इसमें से ये क्या चाहता है? तो यहाँ पे ये चाहता है कि समानता भी आए, पहुंच भी सभी के पास सुनिश्चित और उत्कृष्टता भी आए, न कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ही बढ़े। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एक केंद्रीय प्रायोजित, पहले तो ये भी है क्वेश्चन कि ये कौन सी योजना है, तो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्रीय प्रायोजित, जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से, मतलब कि जो ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जिनको लगता है कि फंड दिया जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया करें, उस उद्देश्य से 2013 में इसको शुरू किया गया। केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10। तो एक चीज़ ये है कि केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के लिए जो 35% राज्य पे 65 वर्सेस 35 और 90 ये 10 के अनुपात में मापदंड तय किया गया। आउटकम, राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधियन दिया गया जो उच्चतर शिक्षा में समानता यानी इक्विटी, पहुंच यानी एक्सेस और उत्कृष्टता एक्सीलेंस के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना की व्याख्या करता है। रूसा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित हैं, यहाँ दिए गए हैं। पहला है जैसे निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, संबंधित शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। तीसरा, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना। हिफा उच्चतर शिक्षा वित्तीय अभिकरण की स्थापना के पीछे भारतीय सरकार का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हिफा उच्चतर शिक्षा वित्तीय अभिकरण की स्थापना के पीछे भारतीय सरकार का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देश के प्रमुख संस्थानों की अवसंरचना में सुधार के लिए, संकाय की शोध परियोजनाओं के लिए, भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संस्थानों और उद्योगों के बीच शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ देखिए हिपा अर्थात उच्च शिक्षा वित्तीय अभिकरण, हिपा अर्थात उच्च शिक्षा वित्तीय अभिकरण, एच यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। इसकी स्थापना के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के प्रमुख संस्थाओं की और संरचना में सुधार हेतु वित्तीय सहायता देना। 2 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए एक उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी हिफा का गठन किया। पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी? तो कौन सी थी? प्रवेश परीक्षा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में पटना के पास है, शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी ख्याति 5वीं सदी में हुई। नालंदा की 5वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान और वेनशांग के भारत यात्रा वर्णन में नालंदा की ख्याति का ज्ञान होता है। नालंदा की उन्नति में गुप्त सम्राटों का विशेष योगदान रहा। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था। इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का एक विशाल संग्रह होता था। संपूर्ण पुस्तकालय 3 भागों में बटा था: रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश कठिन था। प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से पंडित के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हो जाते केवल उन्हीं को विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार था। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। छात्रों के निवास, भोजन, वस्त्र और चिकित्सा इत्यादि की व्याख्या निःशुल्क यानी व्यवस्था वहाँ निःशुल्क थी। शुल्क या खर्च का यह सब जो है भार राजा और प्रजा पर होता था। इतनी अच्छी व्यवस्था थी तब। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था? जगदल विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, बल्लवी। तो इनमें कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जिसको न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता था? तो मिथिला विश्वविद्यालय था। 2019 का क्वेश्चन है ये, मिथिला विश्वविद्यालय न्याय और तर्क में। मिथिला विश्वविद्यालय को प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता समय से ठीक पहले
27 जनवरी 1947 में सरकार ने एक आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग पर मिथिला विश्वविद्यालय समिति का गठन किया, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 1968 में यूजीसी के द्वारा आधुनिक बहुसंकाय विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मिथिला विश्वविद्यालय को शुरू करने का सार्थक प्रयास करने वाले ललित नारायण मिश्रा को वर्ष 1975 में उनका अचानक निधन हो गया। निधन होने के बाद इस विश्वविद्यालय का नाम जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भी रख दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सांविधिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर सांविधिक निकाय है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय अधिवक्ता परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद। तो यहाँ पे NCTE यानी NCTE में जो है काउंसिल जो है टीचर का हो, और यहाँ पे भारतीय अधिवक्ता के लिए BCI, पुनर्वास के लिए RCI रिहैबिलिटेशन, और राष्ट्रीय मूल्यांकन के लिए NAAC जो है ये। अब इसमें ये कहा है कि कौन सा ऐसा है जो गैर सांविधिक निकाय है। तो ये जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद NAAC एक गैर सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय है। गैर सांविधिक या स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद विश्वविद्यालय यानी यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय NAAC का बेंगलुरु में है। भारत के पास विश्व की सबसे विस्तृत और विविधतापूर्ण शिक्षण व्यवस्था है। निजीकरण के विस्तार, स्वायत्तता में बढ़ोतरी और नई उभरती हुई दिशाओं में पाठ्यक्रमों को शुरुआत ने उच्चतर शिक्षा की पहुंच की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता के प्रति भी चिंता बढ़ा दी है। इससे जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप सन 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद की स्थापना की गई। उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना, या देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना, या उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना, या भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। तो उन्नत भारत अभियान जो होता है इसका कार्य है देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ, यानी जो मानव संसाधन मंत्रालय जो था ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 12 जनवरी 2017 को एक समझौता करता है, जिसमें ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं युक्त सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उन्नत भारत अभियान के तहत लाने के लिए आपसी सहमति व्यक्त की जाती है। इसके अभियान का मुख्य उद्देश्य एक उच्च शिक्षण संस्थान को कम से कम 5 गाँव के साथ जोड़ना है, जिससे गाँव में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन संभव हो सके। उन्नत भारत अभियान का जो है दूसरा संस्करण उन्नत भारत अभियान 2.0 अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया। दूसरे चरण में 605 संस्थानों को चुना गया है, जिनमें 313 संस्थान तकनीकी तथा 292 संस्थान गैर तकनीकी हैं। पहले चरण में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या कितनी है? तो 143। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो किस अधिनियम के तहत जो है यूजीसी का जो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1956 के तहत, 1949 के तहत, 44 के तहत, 68 के तहत। तो ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के तहत। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना की गई है, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 के तहत की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय के निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है। यह बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साथ नई दिल्ली में भी कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? पुस्तक से सीखना, शिक्षक से सीखना, चिंतन से सीखना, अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो अपने यहाँ पे जो परंपरागत शिक्षा का एक पार्ट रहा है, उसका एक कंपोनेंट रहा है, वो है सीखना शिक्षक से। शिक्षक से सीखना भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। शिक्षा ही प्रक्रिया का
शिक्षक की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है जो प्रमुख भूमिका में होता है। प्राचीन काल में शिक्षक बोलकर या व्याख्यान के माध्यम से बालक को शिक्षा देता था। बालक सुनकर व रटकर उसका अध्ययन करते थे। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? तो कौन सा ऐसा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जिसमें मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? तो ये विक्रमशिला था। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हुआ था। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक थे धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस शिक्षा केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। छात्रों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पर विदेशों से भी छात्र अध्ययन हेतु आते थे। संभवतः तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। इसमें 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? तो वो है दिल्ली। बम्बई, मद्रास, कोलकाता तो हो गया था लेकिन दिल्ली नहीं हुआ था। वर्ष 1857 में जो है वर्ष 1857 में कोलकाता, बॉम्बे, अब मुंबई और मद्रास अब चेन्नई में स्थापित वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 1922 में तत्कालीन केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम के तहत अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय के कारण एकल संस्थान के तौर पर की गई थी। तो 1922 में यहाँ दिल्ली वाला स्थापित हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी और रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या जो रहती है वो कमी की समस्या का निराकरण करना, ये इनका जो है कार्य था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक वृंद की कमी की संख्या का निराकरण करना था। निम्नलिखित में से किस कथनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, कुलपति की नियुक्ति, संस्थाओं को अनुदान दिया जाना, राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना। तो निम्नलिखित में से किस कथन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, कुलपति की नियुक्ति, संस्थाओं को अनुदान। देखिए, जो यूजीसी एक विधिक संस्था है जिसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत मानव संसाधन मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई। ये जो है एक विधिक संस्था जिसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत मानव संसाधन मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसके प्रकारों में है संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान संबंधी मामलों को देखना, लाभार्थियों को स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रदान करना, अपने विनियमन के द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के अनुपालन की निगरानी करना। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के जो संस्थान होते हैं उनको निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में, या राज्य विश्वविद्यालय, या निजी विश्वविद्यालय, या डीम टू बी यूनिवर्सिटी यानी मानित विश्वविद्यालय, या उच्चतर शिक्षा संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, या सिविल सेक्टर इंस्टीट्यूशन। तो जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन आर कैटेगरीज इनटू, उसे हम किस में डिवाइड करते हैं? विश्वविद्यालय के स्तर का कोई संस्थान होता है तो उसको हम किस में बांट के रखते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान हैं उनको निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। वो 4 श्रेणियों में है केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय। तो एक तो केंद्रीय है, राज्य है, निजी है, मानित भी है। वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा की
पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग बनाया गया था? वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल, प्रोफेसर BC जोशी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो किसके उसमें किया गया था? सी यानी डॉक्टर S राधाकृष्णन की। वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली व साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं संकलित कर सम्यक विचार विमर्श एवं परिचर्चा के पश्चात 1949 में भारत सरकार के समक्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 में जो स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग, पहला वो भी नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सेटअप इन 1952। तो ये अध्यक्ष कौन थे द्वितीय शिक्षा आयोग के? तो यहाँ पे डॉक्टर AL मुदलियार। सन 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर AL मुदलियार थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से प्रचलित इस आयोग की स्थापना, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से, तो एक तो 1952 में स्थापित हुआ द्वितीय शिक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? AL मुदलियार थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से प्रचलित इस आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा सितंबर 1952 में डॉक्टर मुदलियार की अध्यक्षता में की गई थी। इन्हीं के नाम पर इसे मुदलियार कमीशन भी कहा जाता है। तो सन 1952 द्वितीय शिक्षा आयोग, स्थापनाकर्ता डॉक्टर एल मुदलियार। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से प्रचलित इस आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा सितंबर 1952 में, और इसी को मुदलियार कमीशन भी कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, मिथिक्स सोसाइटी बैंगलोर, नेशनल बाल भवन नई दिल्ली, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए नेशनल बाल भवन जो कोटला रोड पर ITO के पास नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। यह एक स्वायत्त निकाय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नांकित निकाय हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नांकित कौन से निकाय सम्मिलित हैं? प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला एवं शिशु विकास विभाग, ऊपर लिखित सभी। तो ये देखिए जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसमें निम्नांकित निकाय में देखिए तो प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी आता है, उसी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग भी आता है, महिला एवं शिशु विकास विभाग ये भी आता है। यानी ऊपर लिखित जितने भी विभाग हैं वो सारे ही आते हैं इसमें। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में कि मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है जो देश की सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय और उपचारिक भूमिका निभाता है। क्योंकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुल संसाधन है हमारे, इसलिए हमारे बिलियन सुदृढ़ राष्ट्र के जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण और देखभाल की जरूरत है। इसके लिए हमारे नागरिकों के समग्र विकास की जरूरत है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का सृजन भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 भागों के माध्यम से कार्य करता है: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी हैं तथा उच्चतर शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण, युवाओं में से बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिए नियमित रूप से विभिन्न नई स्कीमें भी चलाई जाती हैं। UGC का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? मुदालियर आयोग, सर्जेंट आयोग, कोठारी आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो UGC का गठन हुआ था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और कई बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
यूजीसी का जो गठन हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर कार्य किए गए। इस आयोग ने सलाह दी कि आज़ादी पूर्व की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को फिर से गठित किया जाए और उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को परीक्षा पास कराना या निर्णय लेने की क्षमता का विकसित करना, नई जानकारी देना। सबसे बड़ा काम होता है हायर लर्निंग में, वो भी शिक्षण अगर कराते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता को बूस्ट करना। ये 2006-07 में देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हायर एजुकेशन के स्तर पे जो भी टीचिंग कराया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। उच्च शिक्षा में छात्रों की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है। इस अवस्था में छात्रों की तर्कशक्ति का विकास ज़्यादा होता है, इसलिए वह स्वयं अपना निर्णय लेता है। उच्च शिक्षा में इसी बात को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। नीचे लिखी संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान परिषद, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। तो ये भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में नहीं है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ क्या है? नीति का निर्धारण करना। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का मतलब क्या है? उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं अपनी नीति का निर्धारण करे। इसके लिए कोठारी कमीशन, सैडलर कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की गई। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर एस.एन. टीडी विश्वविद्यालय, एमएस यूनिवर्सिटी, जी.एन. व्यास यूनिवर्सिटी, और इन्हें हमें क्रमिक रूप में मिलाना है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय ये सागर मध्य प्रदेश। दूसरा यहाँ पे एस.एन. टीडी विश्वविद्यालय, एस.एन. टीडी विश्वविद्यालय मुंबई, एम.एस. विश्वविद्यालय ये है बड़ौदा, जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय ये है जोधपुर में। कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। तो जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक इसमें क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग 1964 में पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपना सुझाव दिया। वे निम्नवत हैं। समान स्कूल प्रणाली की वकालत की, जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ें। समान पाठ्यक्रम के द्वारा बालक बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दी जाए। त्रिभाषा फॉर्मूला। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर सिग्नेचर किया है? तो इसमें कौन है जिसने ये किया है, समझौता किया है? तो वो है NCTE और NAAC दोनों ही। तो यहाँ पे NCTE और नाक जो है NACC ने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? तो वह है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है कि इग्नू जो है इसकी स्थापना भारत सरकार ने सन 1985 में किया। 1985 में दूरदर्शन ने मई 1991 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का, यानी इग्नू की स्थापना 1985 में और दूरदर्शन ने मई 1991 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया है। 26 जनवरी 2001 को इग्नू ने ज्ञान दर्शन नाम से एक शैक्षिक चैनल शुरू किया। यह चैनल 24 घंटे प्रसारित होता है। इग्नू ने नवंबर 2001 में FM रेडियो नेटवर्क भी शुरू किया है जो छात्रों को अतिरिक्त सहायता पहुंचा सके। प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए 26 जनवरी 2003 से शुरू किया गया एकलव्य चैनल है। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए अगर देखें तो यहाँ पे दिया है 26 जनवरी 2003 से देश में दूरस्थ शिक्षा के एवं विस्तार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वर्तमान में कुल 17 FM रेडियो नेटवर्क चालू हालात में है।
यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय को क्या आज्ञा नहीं है? उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनसे डिग्री प्रदान करना, किसी उच्च शिक्षा के संस्थानों को संबद्ध करना, यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेश में कैंपस खोलना, तो यही होगा। उसके गाइडलाइन के बिना आप ये थोड़ी कर सकते हैं। भारत का सबसे पहला जो है प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो है हरियाणा में। भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के गुड़गांव के बिनोला में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 13 मई सन 2010 को इसकी स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 18 से 19 में इसके कार्यक्षम होने की उम्मीद है। 18 से 19 में। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और इसी तरीके से अभी हायर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक वाइज, तो हम यहाँ पे सारे ही करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन लगाइए और व्याख्या को ध्यान से सुनिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिपीट ही होता है और काफ़ी कुछ क्वेश्चन से आपको एलिमिनेशन का आइडिया लग जाता है। तो ओवरऑल लास्ट में आपको इसकी स्टैटिक पोर्शन को भी करा देंगे। तो आपका ये आईसीटी का जो प्लेलिस्ट है ये आपको कम से कम 1 यूनिट कंप्लीट करा के 5 जो क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में उसमें बूस्ट देगा। तो इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट हों बराबर अपडेट के लिए। धन्यवाद।